अच्छा जी, तो अस्मा कुछ पूछना चाहती हैं? नो सर। ठीक है, हैंड रेज किया था आपने। अच्छा, जैसे अब हम करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि हमारे पास सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, तो ये इस तरह हम यूजुअली ड्रॉ करते थे और हम कहते थे कि ये है रिटर्न्स और ये है रिस्क। ठीक है, और हम हमेशा यही कहते हैं, और आपने देखा हुआ था कि हम हमेशा ये मानते हैं कि जैसे ही रिस्क बढ़ता जाता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मांगते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसको रिस्क फ्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिस्क फ्री रेट। तो ये रिस्क फ्री रेट कौन सी सिक्योरिटी ऑफर करती है? रिस्क फ्री एसेट जो सिक्योरिटी होती है वो क्या करती है? ऑफर करती है। अब हम कैपिटल मार्केट थ्योरी में समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं? हम ये स्लोप जो है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ से जब मूव करेगा तो ये स्लोप इस तरह होगी, या ये स्लोप फॉर एग्जांपल इस तरह होगी, या ये स्लोप फॉर एग्जांपल इस तरह होगी। अब ये मैंने 3 लाइन क्या कर दी है? लगा दी है। ग्रीन वाली लाइन आपको क्या समझ आ रहा है? ग्रीन और रेड में क्या फर्क है? सर इसमें ये फर्क है, ग्रीन में जो है उसका रिटर्न जो है बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, जबकि रिस्क जो है ज्यादा वेरी इंक्रीज हो रहा गुड। आप है। देख रेड रहे में हैं कि जो ग्रीन स्टेबल है। वाली जो लाइन है, आप देख रहे हैं कि जब रिस्क बढ़ रहा है तो रिटर्न बढ़ रहे हैं, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं बढ़ रहा, बहुत ही कम बढ़ रहा है। वेयर एज जो रेड वाली लाइन है वो आपको क्या बता दे कि और ग्रीन जैसे ही रिस्क बढ़ रहा है तो थोड़ा सा रिटर्न भी बढ़ रहा है। लेकिन ये पर्पल लाइन आपको क्या बता रहा है कि कम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्लोप। ठीक है, इस स्लोप को समझने के लिए कि ये जो इन्वेस्टर होते हैं, ये जब रिस्क बढ़ाने पे जो चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा, जैसे जिसको हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम याद है ना? रिस्क प्रीमियम क्या है? रिस्क के ऊपर जो है वो चार्जेस हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास क्या है? 1 लाख रुपए। ठीक है, और आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP वो ट्रेजरी बिल उसने फ्लोट कर दिया, और लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप एक बैंकर हैं या आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैं, तो आपको पता है कि ट्रेजरी बिल में आप आसानी के साथ, या हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंडिविजुअल भी ट्रेजरी बिल ले सकते हैं, और आपको पता है कि ट्रेजरी बिल में आप 5% क्या कर सकते हैं? रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। अगर ये 1 लाख रुपए स्टेट बैंक को दे दें और आप ट्रेजरी बिल्स ले लें तो आपको 5% रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और मैं आ जाता हूँ और मैं आपको कहूँ कि यार आप स्टेट बैंक को ना दें, आप ये पैसे मुझे दे दें, मैं आपको 5% दूंगा। यानी मैं एक कारोबारी बंदा हूँ, मार्केट में हूँ, और मैं आपको एज टारगेट जो सेवर मान लेता हूँ और आपको कहता हूँ कि आप स्टेट बैंक को में इन्वेस्ट ना करें, आप मेरे साथ इन्वेस्ट करें, मैं आपको 5% दूंगा। तो आपके ख्याल में ये जो सेवर्स होंगे ये मेरे पास इन्वेस्ट करेंगे? वो क्या प्रेफर करेंगे? क्या वो स्टेट बैंक प्रेफर करेंगे या मुझे प्रेफर करेंगे? स्टेट स्टेट बैंक। बैंक प्रेफर। क्यों स्टेट बैंक क्यों प्रेफर करेंगे? रिस्क कम है। क्योंकि उन्हें क्योंकि पता है वो कि सवरन। स्टेट बैंक कहीं भागेगा नहीं। वेरी गुड। तो वो क्या है? सवरन है। सवरन मतलब ये है कि उसकी आप कह सकते हैं कि हकमियत मौजूद है, और वो तकरीबन हम कहते हैं कि वो जब तक पाकिस्तान है तो स्टेट बैंक रहेगा और कभी वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। अब मेरे साथ क्या है? आप देख सकते हैं कि एक इंसान है, वो मर भी सकता है, अगर ये मर गया तो इसके वारिस जो है पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। फिर आप ये देखते हैं कि ये इसकी कैपेबिलिटी होगी या नहीं होगी, तो आप मुझे देने से क्या है? कासिर है। अगर तो मैं देख लेता हूँ कि यार लोग मुझे नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूं कि लोग मुझे पैसा देना शुरू कर दें? रिटर्न इंक्रीज कर दें। वेरी गुड। मैं लोगों को कहूंगा कि चले भाई, स्टेट बैंक आपको 5% दे रहा है, मैं आपको कितना दूंगा? 7%। क्या अब लोग आएंगे? अब ये जो 5 और 7 में जो डिफरेंस है वो ये कितना है?
2%, ये 2% मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ? प्रीमियम। वेरी गुड, मैं ऑफर कर रहा हूँ रिस्क प्रीमियम। लेकिन क्या ये मैं ऑफर करूंगा या लोग डिमांड करेंगे? एक्चुअली लोग देखेंगे कि मुझ में कितना रिस्क है, और वो अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं आ रहा, मार्केट में, ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं 7% पे में हम नहीं आ रहे हैं, तो मैं मुझे समझ आ जाएगी कि लोग 2% प्रीमियम लेने के लिए तैयार नहीं है। और फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि 8%, तो अब प्रीमियम कितना हो गया? 3% हो गया। और लोग कहते हैं कि अभी भी हम आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यार पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब देखें लालच होती है, तो मैं इसको कर देता हूँ कि चले मैं 10% आपको दूंगा, ठीक है। अब कितना परसेंट प्रीमियम हो गया? 5%। और शायद अब लोग क्या होंगे, शायद इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। अब ये लोग क्यों इन्वेस्ट डबल कर हो रहे गया। हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कि अब रिस्क जो वो एसेस कर रहे थे उसी के लिहाज से ये 5% आ गया। लेकिन ये देखें, ये जो मैंने बातें की हैं ये क्या है? ये सब्जेक्टिव बातें हैं। अब इसको हम क्वांटिफाई करना चाहते हैं कि ये जो 2% प्रीमियम या 3% या 5% प्रीमियम ड्रॉ कैसे करेंगे। इसको समझने के लिए हम क्या ले रहे हैं? कैपिटल मार्केट थ्योरी ले रहे हैं, और उसमें रिस्क फ्री एसेट कॉम्बिनेशन दे रहे हैं कि लोग जो है हमेशा शुरू होंगे यहाँ से, लोग इस पॉइंट से शुरू होंगे, और वो जब शुरू होंगे अपनी इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है टूवर्ड्स राइट, वो टोटली डिपेंड करेगा कि वो रिस्क प्रीमियम कितना चार्ज करेगा। तो हम एक्चुअली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट हो, इसको कैसे चार्ज किया जाए, ठीक है। तो कैपिटल जो मार्केट थ्योरी है वो हमें ये चार्ज करने में या इसको अंडरस्टैंड करने, कैलकुलेट करने में मदद देगा। तो अब जैसे मैंने आपको वहां पे भी बता दिया कि रिकॉल कोवेरिएंस बिटवीन एसेट रिटर्न्स, और आपने देखा हुआ था कि दो एसेट की जो कोवेरिएंस होती है, टू एसेट्स की जो कोवेरिएंस होती है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते थे कि डेविएशन इन वन एसेट मल्टीप्लाई बाय द डेविएशन इन द सेकंड एसेट, उनको सम करते थे और उसको डिवाइड करते थे बाय n। अब हमने क्योंकि कॉम्बिनेशन बनानी है किसकी? रिस्क फ्री एसेट की, तो अगर हम रिस्क फ्री एसेट की डेविएशन देखेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी जीरो, एंड जीरो को प्लस कर दे तब भी जीरो, और जीरो को डिवाइड बाय एनीथिंग कर दे तब भी जीरो। तो हम कहेंगे covariance of any risk free asset and a risky asset will always be holding a zero correlation, ठीक है। So because the return of the risk free asset, suppose I is a risk free asset, are certain and that standard deviation is zero, उसमें रिस्क है ही नहीं, standard deviation zero हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, तो ये सॉरी ये डेविएशन, अगर ये डेविएशन जीरो हो जाएगी तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो, और जीरो सारे के सारे अगर ऐड भी हो जाए तब भी जीरो, और जीरो को अगर किसी चीज पे डिवाइड करें तब भी जीरो। सो कोवेरिएंस हमेशा जीरो रहेगा, किसका? रिस्क फ्री एसेट और एनी रिस्कियर एसेट की कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब कोई मुझे रिकॉल करवा सकता है कि जब हम कहते हैं कि कोवेरिएंस जीरो है, अगर कोवेरिएंस जीरो है तो इसका क्या मतलब हुआ? सर वो इसमें जरा एक्सेप्टेबल है, उसका रिस्क जीरो है। कोरिलेशन होगा या नहीं? नहीं सर, इसमें नहीं होगा, नहीं होगा। कोई कोरिलेशन नहीं होगा। तो अगर कोई रिलेशन नहीं है तो हम कहेंगे कि अगर रिस्कियर एसेट में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है तो रिस्क फ्री एसेट में कोई उतार चढ़ाव आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। तो आप ये समझते हैं कि वहां पे जो आप कंबाइन कर रहे हैं रिस्क फ्री एसेट को रिस्कियर एसेट के साथ, तो आप देख रहे हैं कि इसका कोई भी कोरिलेशन उसके साथ नहीं बनेगा। अब कंबाइनिंग द रिस्क फ्री एसेट विद द रिस्कियर पोर्टफोलियो, अगर हम पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न कंप्यूटेशन, यानी अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कंप्यूट कर रहे थे तो हम कैसे करते थे? तो हम कहते थे वेट ऑफ वन मल्टीप्लाई बाय द रिस्क फ्री द रिटर्न ऑफ दैट एसेट प्लस द वेट ऑफ द सेकंड सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दैट एसेट, ठीक है।
दो एसेट थे तो हम कहते हैं ए और बी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते थे कि एसेट ए और एसेट बी है, और एसेट ए का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो ERA है, ठीक है, ERA, और इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो ERB है। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न थे। फिर हमने कहा था कि अच्छा इसको अगर कंबाइन करना होगा तो हमें कुछ वेट असाइन करना होगा, कि हमने कितना वेट जो है ए में करना है तो उसको हम कहेंगे वेट ऑफ 1, और कितना वेट बी में करना है तो वेट ऑफ बी। तो हम कहते थे कि इसकी जो पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो होगा RP, यानी पोर्टफोलियो या पोर्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो उसको हमने कहा था कि इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो होगा weight of 1 multiplied by the expected rate, तो weight of 1 multiplied by the expected return of the A plus, फिर क्या होता था, फिर हम कहते हैं weight of 2 multiplied by A, ठीक है। तो ये हम कर देते थे weight of 2 multiplied by the expected return of the second security, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों वेट जब जमा हो जाएंगे तो कितना परसेंट बनेगा? 100% बनेगा, ठीक है। तो अब हम इसको जर्नलाइज कर रहे हैं कि अगर हमें वेट 1 पता लग जाए, ठीक है, वेट 1 पता लग जाए तो वेट 2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर वेट 1 मुझे पता है तो वेट 2 कैसे कैलकुलेट होगा? तो वेट 2 कैलकुलेट होगा एज 1 माइनस, वेरी गुड, 1 माइनस द वेट 1, ठीक है। तो इनको अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। और वो फॉर्मूला कैसे बनेगा? हाउ वुड इट वर्क? इट वर्क इन दिस मैनर that if we are combining a risk-free asset with any riskier portfolio, and that riskier portfolio will be known as, for example, RM. So we say the expected return of that portfolio will be equal to the weight that is being assigned to the risk-free asset, the weight that is being assigned to the risk-free asset multiplied by the risk-free rate, plus the weight that is being assigned to the riskier asset. And the weight which is being assigned to the riskier asset is actually 1 minus the weight that has already been assigned to the risk-free asset multiplied by the expected return of the risky asset, where W is the weight. So now, if we have this formula, we can also try to find out the standard deviation. And you have seen the standard deviation of any security that is holding a zero correlation, a zero covariance, will actually, we will have a weighted, you can say, weighted standard deviations of the two securities. So whenever we are taking that weighted two standard deviation, so risk computation, how the risk will be computed. So the expected variance for two asset portfolio is usually this formula, and this formula is usually borrowed from whom? Who have shown this formula? Markowitz. Do not forget the Markowitz. This is a Markowitz formula which he have derived for portfolio. We have seen that if you are combining two assets, so for two assets, a variance can be calculated based on this formula. That is weight of 1 square multiplied by the variance of 1 plus the weight square of second multiplied by the variance of second plus 2 is the formula is, and then product of weight 1, weight 2, and then covariance. What is this? This is actually a covariance. So when asset 1 is risk-free asset, so then what will happen? If the asset 1 is risk-free asset, so this W1 will become WRF, and this standard deviation of 1 will become, or this variance of 1 will become variance of risk-free. This W2 will be derived by taking 1 minus W1. So in order to get this W2, what we will get? We will see 1 minus WRF whole square, and then this sigma 2 or sigma I square, that is variance, plus this is the formula, and WRF will become for W1, W2 will become 1 minus WRF, and it will remain as it is. But let's see,
Is there any variance in risk-free security? Is there any variance in risk-free security? रिस्क-फ्री सिक्योरिटी में कोई वेरिएंस होता है? नो सर, नहीं होता। नहीं होता। अगर तो रिस्क-फ्री सिक्योरिटी का वेरिएंस 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय इट्स वेट, ये कितना हो जाएगा? ये वाली चीज 0, ये 0 हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी 0। अब ये जो है इसमें से तो कुछ 0 बचेगा और ये 0 नहीं होगा, ये तो है, यानी 1 माइनस ये वेट तो है ना, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्योंकि रिस्कियर एसेट है तो उसका वेरिएंस होगा, तो ये 0 नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर ये देखें, ये क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिस्क फ्री, ये क्या है? 0, और ये मल्टीप्लाई है इससे भी, और ये मल्टीप्लाई है यहाँ तक, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 0। सर ये 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये पहला वाला भी 0 हो गया और ये आखिरी वाला भी 0 हो गया। तो हम कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं रिस्क फ्री एसेट को किसी रिस्कियर एसेट के साथ, तो वेरिएंस ऑफ दैट पोर्टफोलियो विल बी एक्चुअली द वेटेड स्क्वायर ऑफ द वेरिएंस ऑफ द, यानी जो वेरिएंस उसमें है, क्या कहते हैं, जो रिस्कियर एसेट में है, वही जो है इसी का स्टैंडर्ड डिविएशन बनेगा। ठीक है, तो अगर इसको फिर हम कहेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन लेने के लिए इसका मैंने क्या लेना होगा? अंडर रूट, और इसका भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये अंडर रूट, ये तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फ्री एसेट एंड रिस्कियर एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 minus WRF, that is weight of risk-free asset, multiply by the standard deviation of riskier asset। तो ये हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया? एक ये जो कि पिछले स्लाइड में हमने देखी थी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न portfolio of combining risk-free asset and riskier portfolio will be this one, weight of risk-free asset multiplied by risk-free return plus 1 minus weight of risk-free asset multiplied by the expected return of riskier asset। और दूसरा हमने standard deviation के लिए क्या देखा कि standard deviation of combining or the risk of any portfolio that hold a risk-free asset as well as a riskier asset will be a standard deviation equal to 1 minus the weight of risk-free weight of security multiplied by the standard deviation of riskier portfolio or riskier asset। यानी क्योंकि उसमें रिस्क फ्री में कोई स्टैंडर्ड डिविएशन होता ही नहीं है, रिस्क फ्री में कोई वेरिएंस होता ही नहीं है, तो जो भी वेरिएंस होगा, जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्कियर एसेट का होगा और उसी वेट के लिहाज से होगा। ठीक है, जितना उसका वेट ज्यादा होगा उतनी ही इस पोर्टफोलियो में रिस्क ज्यादा आएगा, जितना इसका वेट कम होगा उतनी ही इसमें क्या होगा, रिस्क कम आता जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बार फिर मैं अगर ये वो रिस्क एंड रिटर्न की कॉम्बिनेशन बना दूं, तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारा रिस्क फ्री रेट है। तब हम जब कंबाइन कर रहे हैं ना, तो रिस्कियर सिक्योरिटी यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल ये रिस्कियर सिक्योरिटी है। अब हम कहते हैं कंबाइनेशन करनी है, हमने इसको और इसको कंबाइन करना है, तो जब मैं इससे इन्वेस्टमेंट इसकी तरफ लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा। तो क्या होता जाएगा, जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री से रिस्कियर एसेट की तरफ लेके जाऊंगा, तो मैं एक्चुअली रिस्क इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपने किसमें, अपने पोर्टफोलियो में। और जो ये रिस्क आ रहा है, ये कौन सा है? ये वेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस एसेट है। ठीक है, इसकी समझ आ गई? उमर? यस सर। उमर मौजूद हो या चाय पीने चले गए हो? हसीब?
जी सर। तो मौजूद हो, तुम चाय पीने नहीं गए, ये क्लियर हो गया? जी जी। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम रिस्क फ्री एसेट से किसी रिस्कियर एसेट की तरफ जाएंगे, यानी अपने रिस्क फ्री एसेट से कुछ पैसे रिस्कियर एसेट की तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो जो रिस्क एक्सपोजर हमें मिलेगा वो सिर्फ उस एसेट का रिस्क एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि रिस्कियर एसेट का कोई एक्सपोजर है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल सर। सो स्टैंडर्ड डेविएशन वो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था, वहीं पे मैंने कैलकुलेट करवा दिया था। तो ये एक फॉर्मूला हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का मिल जाता है, जिसमें एक रिस्कियर एसेट हो और एक रिस्क फ्री एसेट हो, तो वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये होगा, यानी जो रिस्कियर एसेट का जो वेट होगा आपकी इन्वेस्टमेंट का, वो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट एसेट विल बी कंसिडर एज द पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है, अब हम कम्बिनेशन देख रहे हैं कि रिस्क रिटर्न कम्बिनेशन, और अब वो मैं उस पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। तो जो पॉइंट मैं आप लोगों को वहां पे बता रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, तो यहाँ पे जो ये स्लोप है, ये स्लोप, तो हम कहेंगे कि ये जो स्लोप है इसको कैलकुलेट हम कैसे करें। इसको कैलकुलेट करने के लिए, यानी रिस्क प्रीमियम, ये है एक्चुअली जो स्लोप है, ये रिस्क प्रीमियम है। तो हम कहते हैं कि जब रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न कितना बढ़ेगा, जब रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न कितना बढ़ेगा, कितना 1 यूनिट ऑफ रिस्क बढ़ाने से कितनी यूनिट ऑफ रिटर्न्स बढ़ेंगे। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ एल्जेब्रिक मैथमेटिशियंस, या आप कहते हैं कि जो फाइनेंशियल गुरु थे, उन्होंने क्या किया कि यही चीज, ये वाली इक्वेशन जो पीछे हमने देखी, ये वाली इक्वेशन, इसको अब वो क्या कर रहे हैं, इसके साथ थोड़ा सा खेल रहे हैं, और वो कहते हैं कि इसके साथ खेलने से हमें पता लग जाएगा कि रिस्क प्रीमियम जो है वो कैसे चार्ज होगा। तो इसके साथ खेलने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये रिस्क फ्री रेट को प्लस भी किया और माइनस भी किया। तो वो कहते हैं कि एक्सपेक्टेड portfolio return of any portfolio that is holding a risk-free security and a riskier security is equal to that। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था। प्लस उन्होंने कहा कि इसमें एक कुछ अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन कर देते हैं, और वो कहते हैं कि रिस्क फ्री रेट को ऐड भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। अगर हम किसी इक्वेशन में किसी वैल्यू को ऐड भी कर दें और माइनस भी कर दें, तो उसका कोई फर्क पड़ता है? नो सर। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहते हैं कि इस मैनिपुलेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमें एक चीज जो है हाथ लगने वाली है, वो क्या है, अब आप देखेंगे। अब ये देखें, ये वाली चीज, वेट ऑफ रिस्क फ्री रेट मल्टीप्लाई बाय द रिस्क फ्री रेट, और ये माइनस रिस्क फ्री रेट। ठीक है, ये वाली चीज, फॉर एग्जांपल ये वाली जो रिस्क फ्री रेट है, इसको मैं फ्रंट में ले आता हूं, तो मैंने ये यहाँ पे लिख ली, ये फ्रंट में लिख लिया। अब मैं कहता हूं ये वाली चीज, ये और ये वाली चीज, इनमें कॉमन क्या है? सर कौन सी, ये स्टार्ट वाली एंड वाली ना? देखें, ये वाली इसमें और इसमें कॉमन क्या चीज है? उसमें वो वेट मल्टीप्लाई हो रहा है, रिस्क फ्री यानी वेट मल्टीप्लाई हो यहाँ रहा है पे इसमें। मैं लिख लेता हूँ रिस्क फ्री रेट इनटू रिस्क फ्री रेट और माइनस रिस्क फ्री रेट, इस तरह लिख सकता हूँ ना। सर ये कॉमन ले कॉमन कॉमन क्या ले सकता फ्री हूँ? रेट। रिस्क फ्री रेट। ठीक है, RFR। ठीक है, तो आर एफ आर अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, आर एफ आर अगर मैं कॉमन ले लूं, आर एफ आर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आर एफ रह जाएगा, डब्ल्यू आर एफ रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1, तो -1, -1। ठीक है। अब ये जो चीज है, ये वाली चीज, ये इन्होंने कहाँ पे शो किया है, ये इन्होंने शो कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ पे शो कर दिया, यहाँ पे।
और क्योंकि इन्होंने ये -RF को कॉमन लिया है तो ये माइनस है तो ये साइन जो है उल्टे हो गए, ठीक है। ये देखें माइनस यहाँ पे आ गया तो ये जो 1 था ये पॉजिटिव होगा और ये जो WRF है ये नेगेटिव ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे डिराइव हो गई। अब ये जो है बाकी ये जो है ये चीज़ ये अनचेंज्ड यहीं पे लिखी गई। अब इसके बाद इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 1 माइनस WRF। वेरी गुड, इसमें 1 - WRF कॉमन है। तो अगर हम इन दोनों में से 1 - WRF कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे बचता है हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम रिस्कियर पोर्टफोलियो और यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे बचता है -RF, ठीक है। अब इसके बाद हम कहते हैं कि इसके साथ भी हमने थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है और इसके पास मैनिपुलेशन ने क्या किया कि हमारे पास क्योंकि रिस्कियर सिक्योरिटी आ गई है तो रिस्कियर सिक्योरिटी की कोई स्टैंडर्ड डिविएशन भी होगी तो हम उस स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ अपने प्रीमियम को जज करना चाहते हैं। तो इसके लिए तो हमने क्या किया कि इस चीज को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दैट मार्केटेबल रिस्कियर सिक्योरिटी। तो अगर इससे मल्टीप्लाई भी किया और इससे डिवाइड भी किया तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास अब फाइनली क्या रह जाएगा? हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन बनता है वो ये बनता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एनी पोर्टफोलियो that combines a risk-free rate and a riskier security is actually equal to risk-free rate plus a risk premium. समझ आ गई? Expected return of any portfolio that have a risk-free security and riskier security is equal to risk-free rate plus risk premium. Risk premium का फॉर्मूला मिल गया? तो अगर आपको मैं कहूं कि रिस्क प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है तो हम कहेंगे ये है रिस्क प्रीमियम का फॉर्मूला। तो ये रिस्क प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है? ये देखें ये क्या है? ये है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, यानी किसी पोर्टफोलियो जो हम बनाते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी और रिस्कियर सिक्योरिटी का, तो हम कहते हैं कि वो ये स्लोप बनेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा ये रिस्क प्रीमियम को, जितना रिस्क उसमें है। और ये क्या, ये देखें ये क्या है? ये एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न, इसमें जो डिफरेंस है वो प्रीमियम है। और ये क्या है? ये है, हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो हम कहते हैं एक स्टैंडर्ड डिविएशन पे, एक यूनिट पे कितना प्रीमियम चार्ज हो रहा है। तो ये क्या है? एक्चुअली ये जो चीज है ये वाली, ये हमारा रिस्क प्रीमियम हो गया। और ये जो है वो पोर्टफोलियो में कितना इस रिस्क प्रीमियम को उसने चार्ज करना है वो आ जाएगा। तो एक्चुअली दिस इज डेरिवेशन। डेरिवेशन में थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग थी, तो आई वांटेड टू यू कैन से शेयर दिस थिंग, अदरवाइज you only have to keep in mind that this is a given formula and actually this thing, only this that which is being closed in this square bracket, this is actually a risk standard premium, risk premium on any standard deviation. It means on one standard deviation how much risk premium is being charged. On one standard deviation how much risk premium is being charged. You remember I have just given you an example of treasury bill that was offering a 5% and I was offering 7%. So you have seen that I am a riskier investment and treasury bill is a risk-free investment. So the difference between this 5 and 7% is 2%, and you people were rightfully calling it as a risk premium. So same is the case right here. If I am referring right here, so this is a risk premium, but we say how much risk premium is charged for one standard deviation. For one standard deviation, that much of risk premium will be charged. So that this will become a generic formula for calculating a risk premium for any riskier security. For any riskier security, we can calculate a risk premium on the basis of this formula, and whenever we are combining that in a, you can say a portfolio,
So we have to just multiply that risk premium with the portfolio standard deviation, and we will be able to find the expected return of the riskier security or riskier portfolio. Okay, now when we have just considered this risk and return combination, so we are now actually this will become this thing. This thing become, or this equation. This equation is known as capital market line. This is known as capital market line, right? If you remember, I have just talked about security market line. Security market line only shows the different set of securities being lying on the different level of risk and return. And capital market line, what does the capital market line shows? Capital market line shows that whenever you are moving from risk-free security investment toward the riskier security, how much premium you have to pay. How much premium you have to pay. So the same line, if you remember, before I was calling it security market line, now I will be calling this as capital market line. So this equation actually is giving me this graph where this is risk-free rate and this slope is actually this thing. So on each standard deviation, whenever it is increasing, I have to charge that much of premium. So in order to understand it properly, now we are combining two things together. One is efficient frontier and another is capital market line. So this equation is giving us a linear, you can say, line, which is known as capital market line, and we are combining that with the efficient market frontier. So if we are combining that two things, we get a graph like that. This is capital market line, which is calculated or based on what? This equation 8.1. And now we are bringing this Markowitz efficient frontier. If you remember, we have seen that whenever we are combining different riskier security, we will be able to draw an efficient frontier. So whenever we are combining these two things together, we will be able to understand how the risk and returns are usually working with each other. So this point M, this is considered on the basis of Markowitz frontier, efficient frontier. And whenever we are talking about Markowitz efficient frontier, we consider that this M portfolio, this is not a single asset, keep in mind. Whenever we are talking about Markowitz efficient frontier, we are not talking about single asset. We are talking about the combination of this different asset in diversified form. And we are now considering this point as the best, you can say, market return for any risk averse investor, where he can find out that it is providing the maximum level of returns with the least level of what? Risk, right? Least level of risk and the maximum level of returns. Now we are combining these two things together. We are combining the efficient market frontier, Markowitz efficient market frontier, with the capital market line. And now we would like to understand this phenomena with the help of this risk-free asset and combination of this riskier, you can say, security. But before that, let's see, for example, on this efficient market line, we have different portfolio. We have portfolio A, we have portfolio A, we have portfolio B, we have portfolio M, and we have portfolio D. All of these portfolio are on the efficient market line. And now we want to combine this portfolio
with our risk-free asset. So now keep in mind, if we are combining our risk-free asset with the portfolio A, so what will happen? If we decrease our investment in risk-free asset and we start, you can say, investing in the risk-free, the riskier portfolio A, so what will happen? We will be moving in a straight line from RF to A. And this straight line represent what? This represent this risk premium. It represent what? This risk premium. And it is moving in the straight line, that as soon as you are drawing your money from risk-free asset and investing it in security A, you will be moving to accept this risk level. And for A, you will be accepting that much of risk level. And whenever you are combining, so what does it mean? It means that you are actually moving in a straight line with a very least level of, you can say, returns that you can say getting from that much of risk acceptance. Whereas if we are moving and we are combining the risk-free asset with the riskier portfolio B, so we are moving in this direction. And we can also combine a risk-free asset and a portfolio M. So then what does this C represent? The C represent a point which shows a 50%. It is 50% weight. 50% investment in RF and 50% investment in the market riskier portfolio. So let's see. This portfolio C is a combination of RF and M. Whenever you combine them together, it will become a portfolio C. And this portfolio C lies on, or when it is combined at the 50% weight. It means W1, that is risk-free, RF, W risk-free is 50%. And then weight of M is also 50%. Now there is one thing that is being certain. Can you earn more than, earn more than, for example, this X return? Will you be able to earn more than this X return whenever you are combining a 50% of your return, 50% of your investment in the risk-free and 50% in the riskier asset? And you can find out this capital market line. It is providing you another efficient frontier, and you can find out there is no return available above that. This portion is blank. No return is available above capital market line. All of the returns are available here. There are no returns available on the above this line. So what does the capital market line is suggesting? The capital market line is actually suggesting us another efficient market or efficient frontier. It means the capital market